हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। बच्चा पार्टी, आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज मनी। बेटा बहुत ही छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो आपको तो पता ही है आपका भाई आपको किस तरह से पढ़ाता है, हर चीज को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके। तो बच्चा पार्टी फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली इस टॉपिक को वन शॉट में कवर करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं अपने पहले कंसेप्ट से, दैट इज बार्टर सिस्टम। जब पैसा नहीं था ना बच्चों, तो उस टाइम पर भी गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। आज के टाइम में तो बहुत आसान हो गया, आपको कोई भी सामान चाहिए, लेट अस अज्यूम आपको एक रजिस्टर चाहिए, एक पेन चाहिए, आप अपने पास की स्टेशनरी शॉप पे जाओगे, उनसे रजिस्टर और पेन लोगे और बदले में उनको पेमेंट कर दोगे इन फॉर्म ऑफ मनी। आया नहीं, बहुत आसान है। बट जब पैसा नहीं था, उस टाइम पे भी लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे, और एक्सचेंज कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम, जहां पर वो गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे, वस्तु के बदले में वस्तु। इसको हिंदी में वस्तु विनिमय विधि भी बोलते हैं, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। समझो, मिस्टर ए और बी दो लोग हैं बच्चों। मिस्टर ए जो है वो हमारे फार्मर है, जिन्होंने वीट उगाया है और कुछ वेजिटेबल्स भी, और मिस्टर बी जो है हमारे टेलर है। अब मिस्टर ए की जो इस बार फसल हुई है बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। अब मिस्टर ए ने सोचा कि क्यों ना इस बार नए कपड़े सिलवाए जाए, तो वो गए मिस्टर बी के पास जो कि एक टेलर थे, उनसे उन्होंने जाके बोला कि मुझे नए कपड़े चाहिए। तो मिस्टर बी ने बोला बहुत बढ़िया, हमारा तो काम ही यही है, हम आपके लिए नए कपड़े सिल देंगे, ठीक है। बट बदले में मुझे वीट चाहिए, मेरे भी गेहूं खत्म हो रहे हैं, ठीक है, मुझे भी बच्चों को पालना है, तो बदले में मुझे वीट चाहिए। मैं आपको सूट बना के दूंगा, आप मुझे वीट देना। दोनों एग्री कर गए और इन्होंने गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से पहले एक्सचेंज होता था गुड्स का, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बार्टर सिस्टम। समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया। भैया जब बार्टर सिस्टम से काम चल रहा था, तो ये मनी को क्यों इवॉल्व किया गया, मनी क्यों डिस्कवर की गई, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को क्यों रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। बेटा आपको पता है जब किसी चीज में प्रॉब्लम होती है ना, तभी उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाता है। तो बार्टर सिस्टम में भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से मनी को इवॉल्व किया गया, मनी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ठीक है बेटा। उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिलेक्ट किया गया। अब वो कमियां क्या थी, बहुत डिटेल में, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। हर चीज को एग्जाम्पल समझने की टेंशन मत लो, बट थोड़ा फोकस होकर चलिए। तो बेटा पहली कमी जो थी हमारी, वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। देखो यार, वैसे भी कोइंसिडेंस होना बड़ा ही मुश्किल काम है, ऊपर से डबल कोइंसिडेंस, वो तो और भी मुश्किल काम है। भैया क्या बोल रहे हो? बेटा डबल कोइंसिडेंस को बॉन्ड का सिंपल सा मतलब है, जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए। डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए किसका? बॉन्ड का, तभी गुड्स एक्सचेंज होंगे। हमारे वाले केस में मिस्टर ए को कपड़े चाहिए थे, ठीक है, तो वो बी के पास पहुंच चुके थे। अब बी को भी वीट चाहिए था, तभी ये गुड्स एक्सचेंज हो पाए। अगर बी को वीट नहीं चाहिए होता तो ये एक्सचेंज नहीं हो पाता। आई बात समझ में? और डिटेल में समझो। मिस्टर ए जो हमारे फार्मर है, ठीक है, वो पहले गए बी के पास, ठीक है, बी एक पर्सन है, ठीक है। अब बी के पास गए और बी के पास जाके बोले कि भैया मेरे पास वीट है, वीट ले लो और मुझे क्लोथ दे दो, कपड़े दे दो। अब बी कहता है कि भैया मेरे पास तो ऑलरेडी वीट बहुत सारा है, मुझे वीट नहीं चाहिए। तो क्या यहाँ पे एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ए को चाहिए वो तो बी के पास है, पर बी को ए के पास जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब ए जाएंगे किसके पास? सी के पास। अब ए सी के पास गए तो सी को वीट चाहिए, सी जो एक बार्बर है, सी को वीट चाहिए,
जो सी को चाहिए वो ए के पास है, बट ए को वो नहीं चाहिए जो सी के पास है। क्यों? क्योंकि सी क्या बार्बर है, वो क्या करेगा, वो तो क्या करेगा, बाल काट सकता है उसके, आया नहीं। तो सी ने बोला देखिए मैं तो आपके बाल काट सकता हूं, ठीक है, उसके बदले में आप मुझे वीट दे देना, बट ए को तो बाल कटवाने नहीं है, तो यहां पर भी ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ऐसे ही करते करते ए को बहुत लोगों को सर्च करना पड़ेगा, और इसका सर्च तब खत्म होगा जब इसको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे वीट चाहिए हो और जिसके पास कपड़े हो, जो कपड़े सिलता हो। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जब होगी तब जाके एक्सचेंज हो पाएगा, और ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पर मनी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये थी, क्लियर। दूसरा, नो कॉमन यूनिट टू मीजर वैल्यू, कोई कॉमन यूनिट नहीं है चीजों को मीजर करने के लिए। जैसे अब ए और बी यहां पर एक्सचेंज कर रहे थे, है ना, एक जोड़ी कपड़े बनाए किसने, बी ने, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है ना। मान लो कुर्ता पजामा बनाया, ठीक है ना। अब वो जो एक कुर्ता पजामा है उसके बदले में कितने वीट बी को दिए जाए, ये कैसे डिसाइड होगा? क्या इसका कोई कॉमन मीजर है, क्या कॉमन यूनिट है इसको मीजर करने के लिए? नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस वाले केस में क्या होगा, जो अच्छा नेगोशिएटर होगा वो जीत जाएगा, उसे फायदा होगा, और जो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा, अपनी बात नहीं रख पाएगा, वो नुकसान में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। समझ में आया बच्चों कि भैया हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं है चीजों को मीजर करने के लिए कि भैया एक कुर्ता पजामा के बदले में कितने वीट दिए जाए, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितने दिए जाए, आप कैसे मेजर करोगे? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। गुड्स वर नॉट ऑलवेज डिविजिबल और इजी टू कैरी। बेटा गुड्स जो होते हैं ना वो डिवाइड नहीं कर सकते उसको। अब आपके पास ना गाय है, ठीक है, आपको घोड़ा चाहिए, अब सामने वाले के पास एक घोड़ा है, अब वो घोड़ा जो है उसकी वॉर्थ ज्यादा है, कीमत ज्यादा है। अब कीमत मैं पैसों में, मनी में बता रहा हूँ, बट लोगों को भी उस चीज की कीमत तो पता होती है ना कि वॉर्थ किसकी ज्यादा है, आया नहीं, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब आप उसको गाय से एक्सचेंज करना चाहते हो, आपके पास एक गाय है, आपको घोड़ा चाहिए, अब उसकी घोड़े की तो वॉट ज्यादा है ना, अब गाय आपके पास एक है, तो क्या आप एक्सचेंज करते वक्त आधा घोड़ा ले लोगे? घोड़ा आधा तो नहीं होता ना। तो गुड्स कुछ ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है, और उनको कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। अब पैसा है भाई, पैसा तो कहीं भी ट्रांसफर कर दो आप, आया नहीं, एक क्लिक में ट्रांसफर हो जाता है, बट गुड्स के साथ ऐसा नहीं था, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगला, हाउ टू सेव वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। ये फ्यूचर यूज के लिए आप कैसे सेव करोगे? आपके पास वीट है, वीट को भी आप कितने टाइम तक स्टोर कर लोगे? एक टाइम के बाद वो खराब हो जाएगा, पर पैसे के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी बेटा वो सॉल्व करी हमारी किसने, मनी ने, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई होप बार्टर सिस्टम और उसकी ड्रॉबैक समझ में आ गई है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आता है मीनिंग ऑफ मनी। भाई मतलब क्या है पैसे का, पैसा क्या है? भैया पैसा सब कुछ है, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा है तो ये है, पैसा है तो ये है, पैसा है तो अपने हैं, पैसा है तो सपने हैं। अरे यार सुनो सुनो सुनो, भावनाओं पे काबू रखो यार ठीक है, अब यहाँ पर मीनिंग की बात कर रहे हैं, आपकी फीलिंग की नहीं। चलिए जब हम बात करते हैं कि भैया पैसा है क्या, व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग दैट पीपल एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए एज अ मीडियम एक्सेप्ट कर लेते हो उसको बोलते हैं पैसा। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, इजी है। चलिए याद रखना, ये एक कॉमन मीजर की तरह काम करता है, जो चीजों की वैल्यूज को कैलकुलेट करने में मदद करता है, ये वेल्थ को स्टोर करने में मदद करता है, ये फ्यूचर पेमेंट्स करने में मदद करता है। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं, जो जो प्रॉब्लम थी किसकी, बार्टर सिस्टम की, सारी पैसे ने सॉल्व कर दी। पैसा तो वैसे भी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है या नहीं?
चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन क्या है बेटा? दो फंक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस की। प्राइमरी में हमारे पास पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पढ़ चुके हैं हम लोग। इट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना? इट मेड इट इजी, बहुत बढ़िया। अगला मीजर ऑफ वैल्यू, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, ठीक है? जैसे हमारे वाले केस में हमें ये नहीं पता था कि एक कुर्ता पजामा के एक्सचेंज में कितने वीट दिए जाए, आया नहीं? बट मनी से हमें पता होता है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की ये एक वैल्यू सेट कर देता है। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए सेकेंडरी फंक्शन में आता है सबसे पहले स्टोर ऑफ वैल्यू। ये अलाउ करता है पीपल को सेव करना और बाद में यूज करना। वीट को आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए सेव नहीं कर सकते थे, आया नहीं? एक टाइम के बाद वो खराब हो जाएगा क्योंकि वो एक पेरिशेबल गुड्स था, है ना? तो गुड्स मोस्टली क्या होते हैं? पेरिशेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड मनी के साथ ऐसा कोई स्यापा नहीं है। पैसे को जितना मर्जी स्टोर करके रखो, बचा बचा के रखो, वो बाद में काम आएगा, ठीक है? चलिए अगला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट करने में भी काम आता है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस करने में भी काम आता है। भाई पैसे से आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन कर सकते हो कि भाई मैंने आपको उधार में सामान दे दिया, ठीक है, आप 3 महीने बाद पे कर देना। पैसे में तो ऐसा है बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं बेटा। ये क्रेडिट क्रिएट करने में मदद करता है, इसके अलावा ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। पैसा को, जो पैसा लोगों ने अर्न करा उसको आप इजिली बांट सकते हो, ठीक है ना? बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, ठीक है? ये लिक्विड है, बहुत जल्दी मार्केट में रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है, और ये रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है और बाकी रिसोर्सेज को एफिशिएंट बनाता है, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों अगला टॉपिक आता है बेटा टाइप ऑफ मनी। टाइप ऑफ मनी, भैया मनी के भी कोई टाइप होते हैं क्या? पैसा तो पैसा होता है, कैसा भी हो, आया नहीं? बेटा होते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले ना हम मनी को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मनी को हम लोग फेट मनी भी बोलते हैं। ये वो पैसा होता है बेटा जिसको गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट इसे इशू करती है, ठीक है? इसको लॉ में एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपके नोट है, कॉइन्स है, ठीक है ना? इसको लीगली एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया। नॉन लीगल टेंडर मनी, ये वो मनी होती है जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से नहीं, म्यूचुअल ट्रस्ट से, म्यूचुअल ट्रस्ट, लोगों को जो एक दूसरे पे विश्वास है उससे इश्यू होता है। जैसे चेक इश्यू करते हैं लोग, करते हैं ना, ठीक है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को चेक देती है क्योंकि उसको विश्वास है कि भाई हाँ ठीक है, वो जो चेक दिया गया है उसको जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है? विश्वास की वजह से इशू किया गया है। ये एक्सेप्टेड तो होते हैं बट लॉ में मैंडेटरी नहीं होते, ठीक है? इसलिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इनको इशू नहीं किया जाता, इनको इशू किया जाता है म्यूचुअल ट्रस्ट से। समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मनी को हम एक और तरह से क्लासिफाई करते हैं, फुल बॉयड मनी और क्रेडिट मनी। ये समझने से पहले आप दो वर्ड्स का मतलब समझो। पहला आता है हमारा कॉमोडिटी वैल्यू। बेटा आप सबने 1 रुपए का कॉइन तो देखा होगा। अब 1 रुपए का कॉइन जो वो एल्युमिनियम का या सिल्वर का जिस भी तरह से बन रहा है, ठीक है, वो जो कॉइन है उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, मतलब उस कॉइन की जो कॉमोडिटी, जिस चीज से वो बना हुआ है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसको बोलते हैं क्या? कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है? अगला वर्ड आता है बेटा हमारे पास मार्केट वैल्यू। अब जो करेंसी होती है हमारी, वो मार्केट में किस प्राइस पर एक्सेप्ट की जाएगी, कितने में एक्सेप्ट की जाएगी, उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। दोबारा समझो, एक एग्जांपल समझो। अब जो 500 रुपए का नोट होता है ना बेटा, उसको बनाने में जो पेपर वगैरह लगता है, जो बाकी मटेरियल लगता है ना, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो वैल्यू है, वो केवल 2.5 से 3 रुपए है, ठीक है? वो क्या है? उसकी कॉमोडिटी वैल्यू। बट वो मार्केट में किस प्राइस पे चलता है?
वो है उसकी मार्केट वैल्यू। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसी बेस पे हम लोग फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब मनी को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। फुल बॉडीड नाम से क्लियर है। फुल बॉडीड मतलब जहां पर कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर है। कि भैया वो जो 1 रुपए का कॉइन है ना, ठीक है ना, जिस चीज से वो बना हुआ है उसकी वॉर्थ 1 रुपए के बराबर ही है। मार्केट में अगर उतना रॉ मटेरियल जिससे वो बना है, सिल्वर एल्यूमिनियम जिससे भी बना हुआ है, उसको आप बेचोगे तो आपको 1 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों सेम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखा ना, 1 रुपी कॉइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल से बनता है। ठीक है ना, एंड इट्स मॉनेटरी वैल्यू वॉज इक्वल टू इट्स कॉमोडिटी वैल्यू, उसकी कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर ही उसकी मॉनेटरी वैल्यू। फुल बॉडीड मनी, यहाँ पे कॉमोडिटी वैल्यू उसकी मनी वैल्यू के बराबर होती है। इजी। ऑन द अदर हैंड जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कौन सा, 500 रुपीज के नोट का, जहां पर कॉमोडिटी वैल्यू जो है वो कम होती है किससे, मार्केट वैल्यू से, उसको बोलते हैं क्या, क्रेडिट मनी। कि भाई 500 रुपए का जो नोट बन रहा है वो कितने में बन रहा है, 2.5-3 रुपए में बन रहा है, बट मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 रुपए। ठीक है, इस तरह की मनी को बोलते हैं क्या, क्रेडिट मनी। इजी, बहुत बढ़िया। अगला आता है हमारे पास बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब क्या है, ये वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं लोगों के, जो लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के पास रखे होते हैं। हर एक का अकाउंट है बैंक में, उसमें कुछ पैसे भी होंगे, राइट। वो पैसे ऐसे हैं जो आप जब मर्जी निकाल सकते हो, जब मर्जी चेक इश्यू करके निकाल सकते हो, हाँ या नहीं, इसलिए उसको चेकेबल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट, जब भी डिमांड होगी वो पैसा हम निकाल सकते हैं। हमारा डिपॉजिट किया हुआ वो पैसा जिसको हम अपनी डिमांड पर निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो इस तरह का जो पैसा होता है उसको बोलते हैं बैंक मनी। पर ध्यान रखना इसके अंदर एफडी वगैरह इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि एफडी का क्या होता है, वो पैसा जो होता है ना फिक्स डिपॉजिट होता है, वो लंबे टाइम तक फिक्स रहता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल कौन सा पैसा आएगा, जो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली हम विड्रॉ कर सकते हैं, कहां से, बैंक से। इजी। चलिए अगला है बेटा हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को हम रिजर्व मनी या बेस मनी भी बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती है, वो करेंसी जो लोगों के पास है, ठीक है, पब्लिक के पास जो भी पैसा है वो, और साथ में कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक का जो आरबीआई के पास है। बेटा हर एक कॉमर्शियल बैंक को ना कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट एज अ सिक्योरिटी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बैंकिंग में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हाई पावर्ड मनी में ये अमाउंट भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब बात करते हैं बच्चों सप्लाई ऑफ मनी की। बेटा ये जो सप्लाई है ना, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। बेटा हम सबने पढ़ा था स्टॉक फ्लो कंसेप्ट, याद है? इसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हो, इसलिए इसको हम स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास जितना भी पैसा है उसी को बोलते हैं क्या, सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। It is important to note that the supply of money does not include stock of money held by the government। अच्छा, इस सप्लाई ऑफ मनी में वो मनी का स्टॉक जो गवर्नमेंट के पास है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, याद रखना। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, जो बैंकिंग सिस्टम के पास पैसा है, ठीक है, वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम जो होती है ये सप्लायर ऑफ मनी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सप्लायर ऑफ मनी। एंड द स्टॉक ऑफ मनी केवल वो है, ठीक है, जो लोगों के पास है, जो सप्लायर के पास है वो कभी भी स्टॉक की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो कोई पूछता है व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट जहां पर जो टोटल स्टॉक होता है किसका, करेंसी का, जो एक कंट्री के लोगों के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं आगे बात, अब यहां पर वो पैसा आएगा जो केवल लोगों के पास है, जो जनरल पब्लिक के पास है, जो गवर्नमेंट के पास है या फिर बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो स्टॉक में सप्लाई ऑफ मनी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मनी सप्लाई बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करती है,
मनी सप्लाई करती है बेटा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग ना 4 पार्ट में इसको पढ़ते हैं, M1, M2, M3, M4। बच्चों M1 ना आपके सिलेबस में है, तो आपको इसी पे फोकस करना है, बाकी बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, M1 जो होता है हमारा ये बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एडिशन होता है हर एक में, M2 में, M3 में, M4 में। ठीक है, तो अभी फोकस करना है केवल और केवल M1 पर। अगर मैं M1 को सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये होता है C प्लस DD प्लस OD। भैया ये तो बड़ा आसान है, C प्लस DD प्लस OD। क्या बोला मैंने? C प्लस DD प्लस OD। C फॉर करेंसी, C फॉर करेंसी, वो पैसा जो लोगों के पास है। ठीक है, C रेफर्स टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, इसमें कॉइन और पेपर नोट सब आते हैं। ठीक है, अगला आया DD। DD के अंदर क्या आता है बेटा? डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जो लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कर रखा है, जिसे वो कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आता है डिमांड डिपॉजिट में। ठीक है, OD अदर डिपॉजिट, बेटा इसमें ना 3 चीजें आती है। डिमांड डिपॉजिट विथ RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे नाबार्ड। ठीक है, इन सब का जो पैसा होता है RBI के पास, वो आता है अदर डिपॉजिट में। नाबार्ड पता है ना आपको? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो भी पैसा है किसके पास? RBI के पास। और ऐसे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे, उसका जो भी पैसा RBI के पास है वो अदर डिपॉजिट में आएगा। ठीक है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट RBI के पास फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का जो भी पैसा RBI के पास है वो अदर डिपॉजिट में आएगा। फॉरेन गवर्नमेंट का भी जो पैसा होता है वो भी अदर डिपॉजिट में ही आता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक विथ RBI। और RBI के पास अगर किसी इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का पैसा है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वो भी अदर डिपॉजिट में ही आएगा। तो अदर डिपॉजिट में 3 चीजें आती है। पहला, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका पैसा RBI के पास। दूसरा, जो हमारे फॉरेन सेंट्रल बैंक है और फॉरेन गवर्नमेंट है उनका पैसा RBI के पास। और तीसरा, जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनका पैसा RBI के पास, ये अदर डिपॉजिट में कंसीडर किया जाता है। समझ में आ गई बात? क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? पहला, जो गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास है वो इंक्लूड नहीं होगा। जो कॉमर्शियल बैंक का पैसा RBI के पास है वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया बेटा? आई होप M1 क्लियर हो गया है। दोबारा से एक बार रटवा दूंगा मैं। M1 क्या है? C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी जो लोगों के पास है, वो नोट्स की फॉर्म में हो या कॉइन की फॉर्म में। DD डिमांड डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक के पास जो लोगों का पैसा है जो वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तीसरा OD अदर डिपॉजिट, इसमें 3 चीजें आती है। पहला, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नाबार्ड वगैरह, उनका पैसा RBI के पास। दूसरा, जो फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट है उनका पैसा RBI के पास। और तीसरा, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनका पैसा RBI के पास। ये 3 चीजें इंक्लूड की जाएगी। 2 चीजें इंक्लूड नहीं की जाएगी, गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास और साथ में कॉमर्शियल बैंक का पैसा RBI के पास। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश, आई होप लर्न हो गया। चलिए बच्चों, अब ये डिपॉजिट होते हैं ना बेटा, ये 2 तरह के होते हैं, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। मैंने आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। वैसे आपको पता लग चुका है कि मैंने पीछे समझाया था। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इनको हम चेक्युएबल डिपॉजिट करते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट आप चेक इश्यू कर सकते हो, जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो उसको। ठीक है, आपके बैंक में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आप जब मर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये टर्म डिपॉजिट कौन से होते हैं बेटा? ये वो पैसा होता है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक टर्म के लिए फिक्स कर दिया जाता है, उसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ कंडीशंस फुलफिल करके विड्रॉ कर सकते हो, बट उसमें आपको लॉस बहुत हो जाता है। आपने FD का नाम सुना हुआ है ना,
फिक्स डिपॉजिट एफडी करते हैं लोग, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है, पर वो पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। आता है हमारा आखिरी कंसेप्ट, हु आर द सप्लायर ऑफ मनी। भाई ये पैसा सप्लाई कौन करता है, कौन है सप्लायर, पकड़ो उसे। बड़ा 3 सप्लायर है हमारे। पहला सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक जो आपके पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई है, और साथ में आपका गवर्नमेंट। तीनों मिलकर सप्लाई करते हैं किसको, मनी को। तो जो प्रिंसिपल सप्लायर है वो है आपका आरबीआई। कौन है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से करेंसी को इश्यू करता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो आरबीआई है उसे ना एक मिनिमम रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है 200 करोड़ का, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में, जिसमें से कम 115 करोड़ जो है वो गोल्ड होना ही चाहिए। तो इस तरह से आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है। जो कॉमर्शियल बैंक है वो उसे सप्लाई करते हैं, मतलब उसको फैला देते हैं पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करता है टाइम टू टाइम। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों, दैट्स इट अबाउट चैप्टर। आई होप सारे कंसेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा इस टॉपिक से रिलेटेड रह गई हो तो आपका भाई अवेलेबल है, आपके भाई को बताओ, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अच्छा बच्चों, अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो अपनी पढ़ाई तो शुरू कर चुका है क्लास 12 की, पर उससे चीजों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। उसे बताओ शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आजा, यहाँ पे हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल का तुझे पढ़ाई जाएगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।